नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं आपके साथ इंदु। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देश प्रदेश में। प्रदेश में 31,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए अब कभी भी खुशखबरी आ सकती है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा है कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इसके चलते विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इसी परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस परीक्षा के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स जारी किए। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व एमबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% प्राप्तांकों में छूट देने का निर्णय किया। इससे पहले रीट परीक्षा में सभी कैटेगरी में न्यूनतम प्राप्तांक 60% अंक थे। नए आदेश के मुताबिक रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैटेगरी के परीक्षार्थियों के पास होने के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा सभी श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50%, दिव्यांग श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए 40% और शहरिया जनजाति के लिए शहरिया क्षेत्रों में 36% प्राप्तांक लाना अनिवार्य किया है। वहीं टीएसपी यानी ट्राइबल सब प्लान इलाके के एसटी के लिए 36% प्राप्तांक अनिवार्य किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि अब बहुत जल्द रीट परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रसोई गैस सिलेंडरों के महंगा होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जनता की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है। गहलोत ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि 15 दिन के अंदर सिलेंडर की कीमत पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार लोगों की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर किस हद तक संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस आर्थिक मंदी और कोरोना संकट के समय में भी एनडीए सरकार के कार्यकाल में लोगों को कोई राहत देने के बजाय उनकी परेशानियां अधिक बढ़ाई जा रही है। वहीं कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमत में वृद्धि को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और ये कहते हुए बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की है कि कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के समय देश के आम लोगों को राहत मिले। पार्टी ने कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में बहुत ज्यादा गिरावट आई है तो फिर सरकार को मुनाफा कमाने के बजाय देश की जनता को इसका फायदा पहुंचाना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि किसके अच्छे दिन मोदी जी, बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 15 दिन में 100 रुपए बढ़े। सब्सिडी वाले सिलेंडर 16 मई 2014 को 412 रुपए था और आज 595.86 रुपए का है। इसमें बढ़ोतरी करीब 184 रुपए की हुई। इसी तरह बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1 अगस्त 2019 को 574.50 पैसे का था, जो बढ़कर 694 रुपए का है। इसमें बढ़ोतरी 120 रुपए की हुई। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोर भाजपा सरकार जनता के बजट पर वार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोर भाजपा सरकार जनता के बजट पर वार। एक दिवसीय दौरे पर कोटा आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि किसान आंदोलन कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में हो रहा है। यह आंदोलन मौजूदा कृषि बिल डीएमके व कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हिस्सा रहा था। कृषि बिल किसानों को माल बेचने का अधिकार देता है। ये किसान हित में है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर आंदोलन किया जा रहा है। मेघवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि साल 1990 में कृषि क्षेत्र में सुधार करने की कोशिश के प्रयास किए जाते रहे। तत्कालीन वीपी सिंह सरकार, नरसिम्हा राव सरकार व अटल सरकार के समय प्रयास किए गए। यूपीए में मनमोहन सरकार ने मंत्री रहे शरद पवार भी इसके समर्थन में थे। लोकसभा चुनाव के समय डीएमके व कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। जनता को इन पार्टियों का दोगलापन समझ में आ रहा है। किसानों द्वारा बिल वापस लेने की मांग का जवाब देते हुए मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि आंदोलनकारियों की डिमांड प्रैक्टिकल नहीं है। सरकार सुझाव मानने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी बंद नहीं हो रहा, जारी रहेगा।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है। पहले करार लिखित में नहीं होता था, अब लिखित में होने से किसानों को फायदा होगा। किसान संगठनों को बात समझ नहीं आ रही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां सुधार के खिलाफ रही हैं। हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। जनता, मीडिया, किसान व पार्टियों को समझा रहे हैं। सरकार संशोधन के लिए तैयार है। वहीं मेघवाल ने सूबे की मुखिया अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया। मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में सत्ता के 2 केंद्र बने हुए हैं। अशोक गहलोत को सरकार गिरने के सपने आते हैं। वो खुद चिंतित है, डरे हुए हैं। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समय सरकार गिरने की बात कहने की कहां जरूरत थी? ये विषय ही नहीं था। किसी ने गहलोत से सवाल कहां पूछा था? कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का डायवर्जन किया जा रहा है। हाल ही में बाड़ेबंदी के दौरान कई विधायकों को मंत्री बनाने की बात कही थी। कुछ विधायकों को बोर्ड व निगमों में जगह देने की बात कही गई थी। जो वादे उन्होंने किए उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण उनको चिंता है। वर्तमान में प्रदेश में अस्थिर सरकार है, पायलट कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। ये कांग्रेस की चुनौतियां हैं, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। वसुंधरा राजे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारे साथ ही हैं। बूंदी व अजमेर में जो हुआ वहां भाजपा ने कार्रवाई की है। अजमेर व बूंदी में पदाधिकारियों का निष्कासन किया। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शहीद स्मारक पर विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे कर्नल रघुराज सिंह का गुस्सा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर फूट पड़ा। उन्होंने मेघवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई। कर्नल रघुराज ने कहा है कि नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन वादे जो हैं कभी पूरे नहीं करते। हर जवान को 5 से 7 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। कर्नल रघुराज ने कहा है कि हमें आज तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिली। हम पिछले 5 साल से जंतर मंतर पर धरने दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उन सैनिकों की कोई नहीं सुनता है। मोदी सरकार ने हम पर लाठियां भी चलवाई हैं। उन्होंने मेडल तक वापस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी जा रही है। जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन आज ना ही किसान सुखी है और ना ही जवान। नेता लोग आते जाते रहते हैं और झूठे आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन सैनिकों की कोई सुनने वाला नहीं है। कर्नल रघुराज ने कहा है कि जब फौज ही मजबूत नहीं है तो फौज का मनोबल मजबूत नहीं है तो देश के दुश्मनों पर कैसे विजय पाई जाएगी। कार्यक्रम में मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि मैं जवानों को केवल बधाई देने आया हूं। इस पर कर्नल रघुराज सिंह ने कहा है कि बधाई स्वीकार है, लेकिन इस पूरी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जरूर पहुंचाए। ये मुद्दा उन्हें भी पता होना चाहिए। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। वे अपने वादों को नहीं निभा रहे हैं। जुलाई 2019 के बाद से OROP ड्यू है, जो एग्रीमेंट के अनुसार मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि पिछली बार विधायक मदन दिलावर आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया था। इस पूरे प्रकरण के दौरान केंद्रीय मंत्री मेघवाल बीच बीच में दलील देते रहे कि वे सिर्फ आज बधाई देने आए हैं। ये समय इस विषय पर बातचीत करने का नहीं है, लेकिन पूर्व सैनिक उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन में काफी कुछ किया है, लेकिन फिर भी पूर्व सैनिक उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। मिलीभगत करके जेलों में बंदियों के पास मोबाइल एवं अवैध वस्तुएं पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों एवं कार्मिकों की अब खैर नहीं होगी। सीएम गहलोत ने ऐसे प्रहरियों व कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब हार्डकोर अपराधी भी लंबे समय तक एक ही जेल में नहीं रह सकेगा। उनको रोटेशन के आधार पर अलग अलग जेल में रखा जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेल विभाग की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, पुलिस महानिदेशक ML लाठर, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख वित्तीय सचिव अखिल अरोरा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। वहीं जेल विभाग के अधिकारी VC के माध्यम से जुड़े थे। सबसे पहले महानिदेशक जेल राजीव दासोत ने अपना प्रस्तुतिकरण जेल विभाग की जानकारी दी और अपने नवाचारों के बारे में बताया। इसके बाद बारी थी सीएम गहलोत की। उन्होंने मीडिया में आ रही विभिन्न रिपोर्ट व अन्य सूचनाओं के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा की। सीएम ने साफ कहा है कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक चौबंद किए जानी चाहिए। गहलोत ने साथ ही जेलों में बंद हार्डकोर अपराधियों को रोटेशन के आधार पर अलग अलग जेलों में रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है जेलों में कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बंदियों तथा जेल स्टाफ को बचाने की व्यवस्था को और पुख्ता किया जाए। उन्होंने कारागृहों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए।
गहलोत ने प्रदेश की जेलों के आधुनिकीकरण तथा बंदियों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए गठित जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सजायाफ्ता कैदियों को अपराध वृत्ति से दूर कर मुख्यधारा से लगाने के लिए खुली जेल की अवधारणा, जेलों से जुड़ी जानकारियों को कंप्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन करने वाले ई प्रिंस प्रोजेक्ट, बंदियों की ई पेशी के लिए ई कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस, बॉडी वॉर्न कैमरा प्रोजेक्ट सहित अन्य तकनीकी नवाचारों को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने बंदियों द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन विपणन की संभावनाएं तलाशने के भी निर्देश दिए, जिससे कि इन उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके। इसी बीच महानिदेशक जेल राजीव दासौत के एक नवाचार की सीएम ने तारीफ की। दासौत ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जेल में बंदियों की उनके परिजनों से सीधी मुलाकात संभव नहीं है। इस कारण उनके परिजनों को घर बैठे ही वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत कराने की ये पहल की गई है। गहलोत ने ई मुलाकात को अच्छी पहल बताया। जेल विभाग की समीक्षा बैठक तो हो गई, लेकिन देखना यह है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की पालना जेल विभाग कितनी जल्दी करता है। ये फिर किसी जेल से मोबाइल या हथियार बरामद होने की खबर हमें मिलती है। पूरे प्रदेश में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 48 घंटों तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का अलर्ट जारी किया है। इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है और बात करें माउंट आबू की, तो माउंट आबू में भी तापमापी का पारा लुढ़क कर न्यूनतम 1 डिग्री पर पहुंच गया है। जहां माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री का था, तो वहीं न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट नजर आ रही है। वहीं सुबह के समय कारों की छतों पर हल्की बर्फ की परत भी देखने को मिल रही है। बदलते इस मौसम के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की दिनचर्या बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लोगों को अगले 2-3 दिन कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना होगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी ठंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तापमान गिरने से उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से जवाब मांगे हैं। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। इस मामले में लॉ स्टूडेंट्स ऋषभ शर्मा ने अर्जी लगाई थी। उनका कहना है कि किसान आंदोलन के चलते सड़कें जाम होने से जनता परेशान हो रही है। प्रदर्शन वाली जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने के कारण कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील ने शाहीन बाग के मामलों की दलील दी, तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले में कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई खापों में आंदोलन को समर्थन दिया है। ये खापें 17 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन में शामिल होंगी। अखिल खाप परिषद के सचिव सुभाष बालियान ने ये जानकारी दी। इधर किसान संगठनों ने कहा है कि वे दिल्ली और नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात दौरे के संबोधन में कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की साजिश कर रहा है। उन्हें डराया जा रहा है, किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जे कर लेंगे। यदि कोई डेयरी वाला दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या वह पशु को भी ले जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है सरकार हर शंका के समाधान को तैयार है। मोदी ने गुजरात में सिख संगठनों से भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंकर की भीषण टक्कर हो गई। इसमें बस में सवार 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 25 यात्री जख्मी हैं। इसमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसा मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ है। बस चंदौसी से यात्रियों को लेकर अलीगढ़ जा रही थी। हादसा इतना भीषण था कि टैंकर बस को चीरता हुआ चला गया। इससे बस का आधा हिस्सा सड़क पर बिखर गया। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अफसरों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है।
तो देश प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।